नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस पिरामिड सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि 90% जो एस्पिरेंट है क्यों असफल होते हैं, क्योंकि वो जो है पहले अपने माइंडसेट और बेसिक्स पे वर्क किए बिना ही वो थर्ड लेयर में चले जाते हैं, जहाँ पे वे एडवांस बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे से ही। इस वजह से जो यूपीएससी क्लियर करने का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कोलैप्स कर जाता है और वो सक्सेस नहीं हो पाती है। और इसमें हमने बात करी थी कि माइंडसेट, जिसे मैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ, उसको डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो है बेसिक्स, जो एनसीईआरटी और कोर कॉन्सेप्ट से मिलकर बनता है। डेप्थ, जो हमारे सिलेबस को कवर करता है और एडवांस बुक्स से संबंधित होता है। यानी कि डेप्थ जो है एडवांस बुक्स और करंट अफेयर्स से मिलकर बना होता है, जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करता है। और जो सबसे लास्ट लेयर है, जिसमें आंसर राइटिंग और इंटरव्यू की को रखा गया है, तब जाके उस पर जो है वर्क करने की ज़रूरत होती है। लेकिन नए जो एस्पिरेंट आते हैं ना, वो डायरेक्ट थर्ड लेयर पे चले जाते हैं। इस वजह से उनकी तैयारी जो है अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो माइंडसेट और बेसिक्स पे वर्क ही नहीं करते हैं और बाद में उनकी तैयारी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। इस पिरामिड को अच्छे से देख लेते हैं। इसमें जो है ना 4 लेयर है। फर्स्ट है माइंडसेट, सेकेंड है बेसिक्स, फर्स्ट है माइंडसेट, सेकेंड है बेसिक्स, थर्ड है डेप्थ, फिर है एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। जिसमें जो सबसे निचली लेयर है माइंडसेट है, जिसे हम आंतरिक संविधान या इनर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये देखिए बेसिक्स एनसीईआरटी हो गया, ये सब जो है ना किताबों से आती है। जो ऊपर की 3 लेयर है किताबों से आती है, लेकिन माइंडसेट जो है ना ये आपके अंदर से आता है। जैसे आपको मान लीजिए आप एक घर बनवाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहले वो चीज़ें आएंगी कि मुझे एक घर बनवाना है, उसमें किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करने हैं, कहाँ पे घर बनवाना है। आप उसके लिए लैंड खरीदोगे या अपनी लैंड में बनवाओगे, मैन पावर यूज़ करना है या मशीन से बनवाना है। तो ये चीज़ें कहाँ है, ये माइंडसेट है। इसी तरह की यूपीएससी में जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो ना, तो एक माइंडसेट पहले से होना चाहिए। अगर वो माइंडसेट ठीक नहीं रहा ना, तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए। क्योंकि आपको जब तक आपके दिमाग में वो विचार नहीं आएगा ना, तब तक आप उसको ज़मीन पे नहीं उतार सकते। इसलिए माइंडसेट जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए ऊपर की जो 3 लेयर है उसमें किताबों की ज़रूरत है, लेकिन जो फर्स्ट लेयर वो आपके अंदर से आती है। उसको आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, कोई नहीं कर पाएगा, बाहर से कोई नहीं कर पाएगा, ये केवल और केवल आप कर पाओगे। इसलिए ये जो लेयर है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे 99% लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं यहीं पे फेल हो जाते हैं। इसलिए इस पर हम जो है काफ़ी गहराई से बात करेंगे। आइए बात करते हैं इस पर। आज हम समझेंगे कि जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन चीज़ों से मिलकर बना। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला है वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड है सेल्फ ऑनेस्टी, थर्ड है रीजनेबलनेस, फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ है मेच्योरिटी, फिर है मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, फिर है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो 8 पिलर्स हैं, ये जो है ना आपके दिमाग को ना, यूपीएससी जिस तरीके के माइंड की डिमांड करती है, अगर आप इस पर अच्छे से वर्क कर लोगे ना, तो समझ लो कि आप 80% तैयारी आप कर ली हो। 80% चीज़ें ना आप यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी की जो 80% डिपेंड करता है ना, जिस पे वो आपके इनर कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, जो कि इन 8 चीज़ों से मिलकर बनी है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि आप एथिक्स में, एस्से में भी बहुत अच्छा काम कर लोगे, और आपका जो अप्रोच होना चाहिए आंसर राइटिंग और इंटरव्यू, वो भी यहीं से डिसाइड होगा कि आप इस पर कितना वर्क किए हैं। और ये जो 8 है ना, 8 पिलर्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी 2 साल लगातार कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि यूपीएससी जो है ना मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। तो इसके लिए ना जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिलर से, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने अंदर झांकने की कला, अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार को देखने की क्षमता। इसमें ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं वो ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठते हैं, किताबें खोलते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकते हैं और पूछते कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हर दिन कुछ पल निकाल कर खुद से ये सवाल पूछना, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? डर से या किसी पर्पज़ से? मुझे क्या रोक रहा है? फ़ोन, आलस्य या कोई और चीज़? मेरे अंदर क्या चल रहा है? गुस्सा, चिंता, उत्साह?
जो आप नोटिस नहीं कर सकते। आप सोचिए कि ये सब चीज़ें जब तक आप नोटिस नहीं करोगे, तब तक उसे ठीक कैसे कर सकते हो? लेकिन सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ़ समझने की चीज़ नहीं है, यह प्रैक्टिस की चीज़ है। यहाँ एक सरल अभ्यास है, आप जो है डेली जो है ना 5 मिनट हर दिन जो है आप पढ़ाई शुरू करने से पहले सिर्फ़ 5 मिनट निकालिए और ये 4 काम करिए। पहला, आज का आपका जो है ना टारगेट क्या है? और एक ही टारगेट पर जैसे आप आज का लक्ष्य लिखिए, एक ही लक्ष्य, आज मैं अध्याय 3 खत्म करूँगा या आज मैं ये फला चैप्टर खत्म करूँगा। इस पे आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। दूसरा काम करिए कि अपनी जो है ना एनर्जी का आकलन करिए 1 से 10 में कि आज ऊर्जा का लेवल क्या है? कभी-कभी होता है कि हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, उस दिन अच्छी पढ़ाई होती है। कभी एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते हैं, तो उस दिन पढ़ाई नहीं होती है। तो आप पहले जब उठ रहे हो सो के, तो आप उसको जो है ना रेट करिए अपनी एनर्जी को और उस हिसाब से जो है ना पूरे दिन का प्लान करिए। आज अगर आप अच्छे मूड में हो तो कम से कम 8 से 10 घंटे का कर सकते हो और अच्छा मूड नहीं हो तो कम से कम 5 से 6 घंटे और कुछ जो है आपको टहलने, घूमने या किसी मनोरंजन के लिए निकाल सकते हो। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है ना, उस हिसाब से जो है आप पूरे दिन का प्लान करिए। तीसरा काम ये है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो और कोई इमोशंस आपको प्रभावित कर रहा है, जैसे मैं चिंतित हूँ या उत्साहित हूँ, तो उसको जो है ना आप नाम दीजिए। मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ सुबह उठ के। जब आप किसी इमोशंस को जब आप नाम दे देते हो ना, आपको पता चल जाता है कौन से इमोशंस आप पे हावी है ना, तो वो इमोशंस कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेते हो। तो ये तीसरा काम आपको ये करना है। चौथा है, जो है आप खुद से पूछिए कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? ये जो है ना आप रोज़ पूछिए और जो पूरे वीक के अंत में आप जब नोट्स बना रहे हो ना, इन नोट्स को देखिए, पैटर्न दिखेगा कि कब आपकी ऊर्जा कम रहती है, कौन-सी जो है इमोशंस बार-बार आते रहते हैं और यही है सेल्फ अवेयरनेस। और ये जो है ना आपके प्रिपरेशन की जो है ना नींव है। जब तक आप अपने बारे में खुद के बारे में नहीं जानेंगे तो बताइए आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँगे और कैसे उसको जो है फॉलो करेंगे। इसलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो हमने बताया कि अभी सेल्फ अवेयरनेस में क्या करना है, लेकिन जब आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ चल रही है, जो हम माइंडसेट यूपीएससी माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस पे ला रहे हैं। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ उसका फर्स्ट एपिसोड है सेल्फ अवेयरनेस। उसमें कुछ टूल्स बताए जाएँगे, आप अपनी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे समझ सकते हैं, अपने बारे में कैसे जान सकते हैं। तो आप वो चीज़ ना वहाँ से देख लेंगे तो आप सेल्फ अवेयरनेस पे अच्छे से काम कर पाओगे, अपने बारे में खुद अच्छे से जान पाओगे। अब हम बात करेंगे पिलर्स 2 पे यानी सेल्फ ऑनेस्टी पे। ये जो है ना सबसे कठिन पिलर्स और सबसे शक्तिशाली भी है। सेल्फ सेल्फ ऑनेस्ट होना ना पहले भी तो आपको पता रहना चाहिए कि ऑनेस्ट होना बहुत ही कठिन काम है और इसे सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। कैरेक्टर का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है ऑनेस्टी। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी है ना, ये ऑनेस्टी से भी और कठिन होती है। क्योंकि ऑनेस्ट सेल्फ ऑनेस्ट आप केवल आप अपने आप को देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा है। सोशल ऑनेस्टी हो गई तो यहाँ सोसाइटी देखती है तो लोग अच्छा-अच्छा काम करते हैं, कम से कम सोसाइटी को दिखाने के लिए। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी है ना उससे भी कठिन है क्योंकि आपको नहीं कोई देख रहा है फिर भी आपको ऑनेस्ट रहना है। और ये जो है ना यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम सब झूठ बोलते हैं खुद से, जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। असल में 8 घंटे आप कमरे में बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, चाय पी रहे हो, सर कम से कम 20-25 बार जो है आप उठ उठ रहे हो और बैठ रहे हो। तो इसका जो है आउटकम क्या है कि आप जो है 8 घंटे भले चेयर और टेबल पे बैठे हो लेकिन पढ़ाई जो है ना वो 3 घंटे की हुई है। ये क्या है? ये सेल्फ आप जो है सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हो। या तो आप कोई टॉपिक मुश्किल है, आप कह रहे हो कि ये टॉपिक मुश्किल है, लेकिन कोई टॉपिक मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो है ना आपने टाइम नहीं दिया है। जैसे ही आप उसको पढ़ने लगोगे, अच्छे से टाइम दोगे, तो वो जो है ना मुश्किल नहीं रह जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा तीसरा बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सबके पास वही टाइम होता है, किसी के पास ज़्यादा और कम नहीं होता है। अगर आपके टाइम की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब जो है आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। जो आपके लिए ज़रूरी काम है उस पे टाइम नहीं दे रहे हो। ऐसे-ऐसे कामों को टाइम दे रहे हो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपके पास जो है ज़रूरी कार्यों के लिए ना टाइम नहीं बचता है। इसलिए आपको पहली चीज़ है ना आपको प्रायोरिटाइज़ करिए अपने कामों को। सुबह उठ के ही डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। और सेल्फ ऑनेस्टी यह सब स्वीकार करना है कि आप बहाने बनाना बंद करो, कारण ढूँढना बंद करो। क्योंकि जो सच्चाई है ना वो दुःख देती है, इसलिए लोग जो है ना उसको इनकार कर देते हैं। जैसे अगर आपने 8 घंटे पढ़ा तो आप कहेंगे मैं 8 घंटा पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी रियलिटी स्वीकार करोगे कि नहीं कि मैं तो 8 घंटा केवल बैठा था, 3 घंटा ही पढ़ा हूँ, आप पूरा टेंशन में हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। यानी कि ये जो ऑनेस्टी है ना वो आपको दुःख देती है, इसीलिए लोग ऑनेस्टी को जो है ना स्वीकार नहीं कर पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस आपको सेल्फ ऑनेस्ट रहना है क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा है। आपका असली पर्पज़ जो है सिलेक्ट होना है। आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ ऑनेस्टी कैसे डेवलप की जाए उसके लिए कुछ प्रैक्टिस
की बात करेंगे, ताकि आप उस पर वर्क करके जो है ना, प्रैक्टिस करके अपने अंदर सेल्फ ऑनेस्टी डेवलप कर पाएँ। होता है ना, दो हैं। पहला है रियलिटी चेक। आप जो है एक वीक के लिए एक डायरी रखिए, हर घंटे के अंत में लिखिए कि इस घंटे मैंने कितना मिनट जो है सच में पढ़ा। जो है वीक के अंत में ना उसे जोड़िए। और 8 घंटे पढ़ने का मतलब 8 घंटे पढ़ना नहीं है। पढ़ाई 3 से 4 घंटे ही होती है। ये जानकर आपको झटका लगेगा, लेकिन यही पहला कदम सुधार का है। दूसरा है एक्सक्यूज़ वर्सेस ट्रुथ। जब भी कोई आपके पास एक्सक्यूज़ दिमाग में आए, उसे लिखिए। फिर उसके सामने आप जो है ना रियलिटी को लिखिए। जैसे आप एक उदाहरण समझिए, आप बहाना बना रहे हो कि ये टॉपिक बहुत कठिन है, और रियलिटी क्या है कि आपने उस पर समय ही नहीं दिया। जब आपने समय ही नहीं दिया, तो कठिन ही होगा ना। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए कि आज मूड नहीं है, पढ़ने का आपका मूड नहीं है, ये आप बहाना बना रहे हो। लेकिन रियलिटी है कि आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आप अनुशासन छोड़ रहे हो। तो ये जो है ना आप अभ्यास करिए। ये जो अभ्यास है थोड़े कठिन है, पहले आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। पहले हफ्ते में आपको अपने बारे में ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको पसंद ही नहीं आएगी, लेकिन यह जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी है। और यही जो है ना सेल्फ ऑनेस्टी है, आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसका थर्ड पिलर जो है रीजनेबलनेस। यूपीएससी की तैयारी जो है ना एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। एक दिन आपको लगता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा, मैं टॉपर बनूंगा। और अगले दिन ही एक टेस्ट अगर खराब हो जाता है और आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। तो रीजनेबलनेस का मतलब है जो आपकी ये एक्सट्रीम इमोशंस हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखना। जब इमोशंस आपको ऊपर ले जाए तो तर्क कहेगा ठीक है, लेकिन कल भी पढ़ना है। जैसे आपने बहुत पढ़ लिया, आज अच्छी पढ़ाई होगी, आपका इमोशंस कहेगा वाह आज मैंने बहुत पढ़ा। तो जैसे ही आप वाह की फीलिंग आएगी ना, तो फिर आपकी नेक्स्ट डे की पढ़ाई खराब होने वाली है। फिर आप उसको समझाइए कि नहीं मुझे कल भी पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। तो वैसे ही जब आपका इमोशंस आपको नीचे गिराए, चाहे आपको नीचे गिराए, तो तर्क कहेगा कि सिर्फ एक टेस्ट ही तो था, इससे सीखो और आगे बढ़ो। यानी कि आपको वहाँ पे कोई आपका टेस्ट खराब हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना, ये सोचना है कि चलो ठीक है खराब हो गया, अब हम इसको और अच्छा करेंगे, इससे सीखते हैं क्या गलती है, उसको रिफॉर्म करोगे। ये चीज़ें हैं। यानी रीजनेबलनेस जो है ना आपको जो एक्सट्रीम है सिचुएशन पे जाने से रोकती है। इधर आपको आपका इमोशंस खींचता है, उधर जाने से रोकती है लॉजिक के माध्यम से। रीजनेबलनेस प्रैक्टिस 60 सेकंड पॉज। इसमें प्रैक्टिस में क्या है, जब भी आपको कोई इन इमोशंस आप जब महसूस करो, चाहे वो उत्साह वाली हो, निराशा हो, गुस्सा हो या डर हो, तो आप तुरंत रुकिए। 8 सेकंड के लिए सब कुछ रोक दीजिए, सांस लीजिए। फिर खुद से पूछिए कि एक जो लॉजिकल पर्सन होगा, एक रीजनेबल पर्सन होगा, जो भावनाओं में बह नहीं रहा है, जो भावनाओं में बह नहीं रहा है, अभी क्या करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक आपका मॉक टेस्ट खराब हो जाए, तो आपके इमोशंस क्या कहेगा कि मैंने 2 महीने बर्बाद कर दिए इसको पढ़ने में, लेकिन फिर भी मेरा पेपर खराब हुआ। लेकिन जो लॉजिक होगा, वो कहेगा कि अगले 2 घंटे में सबसे जो है प्रोडक्टिव काम मैं क्या कर सकता हूँ। वो उन गलतियों का विश्लेषण करेगा कि कहाँ अभी जो है गलती हो रही है, कहाँ अभी कमी रह जा रही है। तो रीज़नेबल व्यक्ति वही करेगा, और आपको भी वही करना है। ये जो 60 सेकंड का ठहराव है ना, भावना और प्रतिक्रिया के, इमोशंस और रिएक्शन के बीच की दूरी को बढ़ाता है, और इसी दूरी से आपको मिलती है फ्रीडम। नहीं तो आप इमोशंस के ना गुलाम बन जाओ। तो आपका कोई भी इमोशंस अगर आप पे हावी हो रहा है, तो आप 60 सेकंड के लिए रुकिए, तब कोई जो है एक्शन लीजिए। और रीज़नेबलनेस जो है प्री मेंस इंटरव्यू में कितना महत्वपूर्ण है, कैसे काम करता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो है ना इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का हमारा एपिसोड 3 है, आप जाके वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे तो बस हम एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में दिया है। और इसमें आपको प्लेलिस्ट में इन सारे पिलर्स के जो है ना एपिसोड मिल जाएँगे, अभी तो 4 ही आए हैं। आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। आगे के सारे जो है ना पिलर्स पे मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, धीरे-धीरे अपलोड करता रहूँगा। अब जो है ना हम बात करते हैं 4th पिलर पर, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के ना 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। इसमें सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। तो जो हम आगे बात किए हैं सेल्फ अवेयरनेस, वो जो है ओवर ऑल सेल्फ अवेयरनेस है। सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट। थर्ड है सोशल अवेयरनेस। फोर्थ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी ये जो चारों चीज़ें मिल के बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये चारों जो है ना आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक ज़रूरी स्किल है। और यूपीएससी के
जो तैयारी के दौरान ना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको हज़ारों इमोशंस जो है ना, आपको इम्पैक्ट डालते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। आपको उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यूपीएससी का जो 4th पेपर है ना, उसमें भी एक सेगमेंट है, इसपे हर साल अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। आपका केस स्टडी में भी ये यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पर्सनली, और मेंस पेपर के लिए भी, और एसए में भी इसका जो है सोशल इशू को समझने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका। तो जो पहला है इसका सेगमेंट, पहला कंपोनेंट्स है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद की भावनाओं को जो है ना, यानी खुद के इमोशंस को पहचानना। ये सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ता है। जैसे अपने आप को कहाँ कौन-सा ट्रिगर्स है, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनल कर देती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो आप जो है इसके लिए जो है ना एक डायरी पे ये सब चीज़ें लिखिए। तब जो है आप इमोशनली सेल्फ अवेयर हो पाओगे। खुद के दूसरा है, खुद के इमोशंस को मैनेज करना। जब आपको गुस्सा आए, तो उसे आप एक्सप्रेस मत होने दीजिए, उसे नियंत्रित करिए, कंट्रोल करिए। जब निराशा आए, तो उससे उभरने का प्रयास करिए, ना कि उसी में डूबे रहिए, 2-3 दिन आपकी पढ़ाई नुकसान हो जाएगी। थर्ड है इसका सोशल अवेयरनेस, यानी कि सोशल अवेयरनेस में होता है ना कि आप दूसरे के इमोशंस को पहचाना। कभी कोई गुस्से में है, सैड है, या आपको कह रहा है कि आपका कुछ नहीं हो पाएगा, या इतने दिन से क्या करें। तो आप समझने की कोशिश करो कि वो किस इमोशन से गुज़र रहा है। आपको ये भी पहचानना था कि आपके परिवार वाले क्या महसूस कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके जो है साथी, जो साथ पढ़ने वाले हैं, वो सब क्या महसूस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, आप जब अवेयर हो पाओगे ना, तब आपको कोई इमोशंस आपको जो है ना इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा। आपको कोई इमोशन जो है ना प्रभावित नहीं करता। इसका 4th है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो रिलेशंस को जो है मैनेज करना, ये हम जो है ना आगे और डिटेल में देखेंगे। यूपीएससी की जो तैयारी में ना, आपके इमोशन जो है ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ये सहयोगी भी होता है। जैसे आप इमोशंस में हो कि नहीं मुझे करना है, आप इमोशनली अटैच हो अपने टारगेट के प्रति, तो ये सहयोगी है। अगर आप अदर इमोशंस इम्पैक्ट डाल रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपका दुश्मन भी है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है कि आप अपने इमोशंस को सहयोगी बनाते हैं या दुश्मन बनाते हैं। 3 इमोशंस हैं जो सबसे ज़्यादा जो है ना एस्पिरेंट को परेशान करते हैं, एक तरीके से उनकी तैयारी को नष्ट कर देते हैं। फर्स्ट है एंगर, यानी क्रोध। और ये जो गुस्सा है ना खुद पर, गुस्सा सिस्टम पर, गुस्सा दूसरों पर, गुस्से में आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते। गुस्से में जो है ना आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तब क्योर क्या है, जब गुस्सा है आप 10 तक काउंट करिए, फिर बोलिए गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। आप जो है ना इसको बार-बार बोलिए कि गुस्से में लिए गए फैसले गलत होते हैं, गुस्से में लिए गए फैसले गलत होते हैं। पहले 10 बार गिनिए, तो आपका जो गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दूसरा है फ़ियर, यानी भय। जो डर है ना, बहुत सारे फ़ियर से हम परेशान रहते हैं जब तैयारी करते हैं। जैसे असफलता का डर है, कॉम्पिटिशन है इतना ज़्यादा, प्रतिस्पर्धा का डर है, कुछ छूट ना जाए इसका भी डर लगता है। और ये जो डर है ना, आपको पंगु बना देता है, पैरालाइज़ कर देता है एक तरीके से आपकी तैयारी को। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप जो है ना खुद से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है? नहीं मीन्स मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, 1 साल और लगेगा, 2 साल और लगेगा। इस चीज़ को आप स्वीकार कर लीजिए। जब आप सबसे बुरा स्वीकार कर लेते हो ना, तो डर जो है खत्म हो जाता है। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ, चलो मेरा मुझे पढ़ना है, भले मेरा प्री नहीं निकले, मेंस नहीं निकले, इंटरव्यू नहीं, चलो 1 साल नहीं, 1 साल और पढ़ लेंगे। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इस बार नहीं होगा, आपका हो जाएगा। लेकिन आप जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप फ्री होके पढ़ोगे। फालतू के डर, क्योंकि डरने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा नहीं कि आपकी तैयारी जो है ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। आपकी तैयारी वही होगी जो आप पढ़ोगे, इसलिए इस डर को आप निकाल दो, तो जो है ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। थर्ड है डिस्करेजमेंट, यानी निराशा। ये जो है ना सबसे खतरनाक है। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं, तो एक छोटा-सा कदम उठाइए, सिर्फ़ 10 मिनट पढ़िए, एक जो है पेज पढ़िए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब छोटी-सी जीत होगी ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी निराशा को खत्म कर देती है। आपको अच्छा फ़ील होगा, आपके अंदर फिर जो है ना मोटिवेशन आ जाएगा, आपके अंदर एनर्जी आपकी वापस आ जाएगी। तो आप जो है छोटी शुरुआत करिए, जब आपका मन नहीं कर रहा है, आपको एकदम निराशा है, तो एक पेज उठाइए, बस एक ही पेज पढ़ूँगा फिर मैं हट जाऊँगा। तो धीरे-धीरे आप और पढ़ने लगेंगे। तो ये है कि इमोशन जो है ना आएँगे, लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है कि उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। पहला है
नेम इट, प्रैक्टिस है नेम इट टू टेम इट। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे जो है ना पावरफुल प्रैक्टिस है कि आप जो कौन से इमोशन से आप प्रभावित हैं उसको नाम दो। मैं गुस्से में हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे निराशा है। तो जैसे ही आप पहचान लोगे ना, तो आप समझ लीजिए उस पे जो है आप काबू पा गए। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये न्यूरो साइंस कहता है कि ऐसा होता है कि आप उसको नाम दीजिए और आप पे जो उसका इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाए। जब आप किसी इमोशंस को नाम देते हो तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो सोचता है, और जो इमोशंस वाला हिस्सा है ना वो शांत हो जाता है, कूल हो जाता है। इसलिए जब आप अगली बार कोई तेज इमोशंस आए तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसे पहचानिए और जोर से कहिए कि मैं अभी चिंतित महसूस कर रहा हूँ या मैं अभी डरा हुआ हूँ। बस इतना कहने से उस भावना की जो है ना इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। आप कहिए कि मैं अभी गुस्से में हूँ, मैं अभी अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। जैसे ही आप नाम दोगे ना, फिर देखना कि आपका इमोशंस जो है ना आपको नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि आप उसको नियंत्रित करोगे। तो ये प्रैक्टिस जो है ना आप पूरा करिए। और इसके जो 4 पिलर है ना, इसका सेकंड पार्ट में आएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है और मैं कहीं आया हूँ, थोड़ा काम भी है। इसका सेकंड पार्ट में हम इसको पूरा बात करेंगे। और इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में जो है हमने पूरा काफ़ी डिटेल में बात किया है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और वहाँ आप उसको अच्छे से देखिए। आपके एथिक्स में काम आएगा, एसए में काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा और आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपके प्रिपरेशन के पूरे प्रिपरेशन के दौरान जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तब तक ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।